मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने पारिवारिक जाम अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पार्ट 2 पढ़ेंगे, अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चलने वाले हैं। ये प्रश्न आपके पुरानी परीक्षाएं जो हैं उनमें पूछे गए प्रश्न, पुरानी परीक्षाएं जैसे मध्य प्रदेश कांस्टेबल, जेल प्रहरी, इन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आज हम अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन से भाग को अलग कर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया था? पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी, दूसरा दक्षिण पूर्वी, तीसरा उत्तर पूर्वी और चौथा दक्षिण पश्चिमी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी। दक्षिण पूर्वी जो एरिया था, आपको पता है यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश था, यहाँ पे आपके गुजरात था, यहाँ महाराष्ट्र है दक्षिण में, और ये जो एरिया है छत्तीसगढ़ का है। ये एरिया दक्षिण और पूर्वी एरिया छत्तीसगढ़ का है, और जो उत्तर पश्चिमी एरिया है ये राजस्थान का है, उत्तर पूर्वी एरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एरिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उच्चतम चोटी क्या है? पहला ऑप्शन कैमूर पहाड़ी, दूसरा कलसुबाई, तीसरा धूपगढ़, चौथा गुरु शिखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूपगढ़। धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश की सबसे उच्चतम चोटी है, और इसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर। 1350 मीटर ऊंची है, पहाड़ी है, जो कि कहाँ पे स्थित है? आपसे ये भी पूछ सकता है किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। नोट कर लीजिएगा इस बात को, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घराना इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन अब्दुल करीम खान, दूसरा रहमत अली खान, तीसरा उस्ताद अमीर खान, चौथा उस्ताद बड़े मोहम्मद खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस्ताद अमीर खान। इंदौर घराना जो है स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। ये जो थे अमीर खान जो थे, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में के संस्थापक माने जाते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ साथ इंदौर घराना के संस्थापक माने जाते हैं। किसके? इंदौर घराना के संस्थापक माने जाते हैं, इंदौर घराना। तो नोट कर लीजिएगा इसके साथ ये 2 पॉइंट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है वरसिंह, दूसरा भूर सिंह, तीसरा शेर खान, चौथा बघीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूर सिंह। कान्हा टाइगर रिजर्व का आधिकारिक शुभंकर का नाम भूर सिंह है, जो कि एक कौन है? बारहसिंघा है। भूर सिंह कौन है? आपका एक बारहसिंघा है, बारहसिंघा। और ये किस प्रजाति का है? ब्रेडरी प्रजाति का है, ब्रेडरी प्रजाति का है। एक बात और दोस्तों, कि जो आपका बारहसिंघा है, ये क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है, अपने यहाँ का राजकीय पशु। फिर इसके बाद बात करें कि ये आखिरकार किया कब गया, आधिकारिक शुभंकर की घोषणा कब की गई? तो मार्च 2017 कब की गई दोस्तों? मार्च 2017 में जो है इसके शुभंकर की जो है आधिकारिक घोषणा की गई थी। और ये जो है भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बना है जो कि जिसने आधिकारिक रूप से अपना क्या किया? शुभंकर जारी किया।
और एक चीज़ और है, कान्हा टाइगर रिजर्व में जो ये प्रजाति पाई जाती है आपकी बारहसिंगा की, तो हिरणों की एकमात्र ऐसी प्रजाति जो है दुनिया में यहीं पाई जाती है। कहाँ पे? आपके कान्हा टाइगर रिजर्व में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा इंदौर, तीसरा ग्वालियर, चौथा भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय है वो आपके इंदौर में है। तो इसका जो स्थापना हुई थी वो जब राज्य पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन हुआ, तो उसके बाद उसी के तहत जो है धारा 118 के अनुसार, धारा 118 के अनुसार जो है इसका क्या हुआ था? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित है? पहला ऑप्शन है शाहजहांपुर, दूसरा सिरपुर, तीसरा रामगढ़ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी। कौन थी? रामगढ़ की रानी थी। और 1857 की क्रांति में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कौन से सन की क्रांति में? 1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलेट कहा जाता है? पहला ऑप्शन आचार्य केशवदास, दूसरा शंकर लक्ष्मण, तीसरा विजया राजे सिंधिया और चौथा अनिल काकोडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकर लक्ष्मण। शंकर लक्ष्मण को क्या कहा जाता है? बुलेट कहा जाता है, या गोली के नाम से भी कह देते हैं, गोली भी कह देते हैं शंकर लक्ष्मण को। ये कौन है शंकर लक्ष्मण? ये एक हॉकी के खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी भी हैं। ये शंकर लक्ष्मण हॉकी खिलाड़ी हैं। साथ ही इनका जो जन्म हुआ था वो इंदौर के निकट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये इंदौर के निकट इनका जन्म हुआ था। और ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर थे। ऐसा पहले गोलकीपर थे जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान भी बने थे। और मरणोपरांत इनको जो है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। और ये कब नवाजा गया था? 2016 में नवाजा गया था। किससे? मेजर ध्यानचंद। अब आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद कौन है? मेजर ध्यानचंद जो हैं हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। तो इनको मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मार्च 2016 में नवाजा गया। कब नवाजा गया? मार्च 2016 में। 2016 में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं? पहला ऑप्शन है नवंबर, दूसरा जनवरी, तीसरा अक्टूबर, चौथा दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर। मध्य प्रदेश में जो सर्दियां शुरू होती हैं वो आपके नवंबर महीने से स्टार्ट होती हैं और कब तक चलती हैं? आपके नवंबर से फरवरी सर्दी रहती है। कब से? नवंबर से फरवरी आपकी सर्दी। फिर आपका मार्च से लेके जून तक, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च से लेके जून तक क्या रहती है? गर्मी रहती है। और फिर जुलाई से लेके अक्टूबर तक वर्षा ऋतु। जुलाई से लेके अक्टूबर तक कौन सी ऋतु चलती है मध्य प्रदेश में? वर्षा ऋतु। तो ये तीनों पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से धुती बांध किस नदी पर निर्मित है? पहला ऑप्शन है सिंध, दूसरा बेतवा, तीसरा बैनगंगा, चौथा माही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवटी जलप्रपात। आपके कौन सी नदी पे है? तो महाना नदी पे है। महाना नदी पे केवटी जलप्रपात बना हुआ है। और ये केवटी जलप्रपात किस जिले में आता है? रीवा जिले में आता है। रीवा जिले में है। और ये टोंस की सहायक नदी, जो टोंस की सहायक नदी है, महाना का कौन है? टोंस की सहायक नदी। टोंस की सहायक नदी महाना पे बना हुआ है। टोंस की सहायक नदी महाना पे बना है। कौन सा? आपका केवटी जलप्रपात। ये देश का 24वां सबसे बड़ा झरना है। कौन सा? 24वां झरना है आपका
देश में इसका स्थान है 24वां। फिर इसकी बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। कितने मीटर? 98 मीटर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एमपी राज्य पर्यटन नीति 2012 के अनुसार निम्न में से कौन से गतिविधियां इको तथा साहित्यिक पर्यटन के अंतर्गत आएंगे? पहला ऑप्शन है कैंपिंग, दूसरा एलिफेंट सफारी, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर उपरोक्त दोनों हो जाएगा, क्योंकि कैंपिंग, एलिफेंट सवारी मतलब आप वहाँ पे रुक भी सकते हो, एलिफेंट की सवारी कर सकते हो, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पे साइकिलिंग वगैरह भी चीज़ें कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इकबाल पुरस्कार किस साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है? पहला ऑप्शन है खरोष्टी, दूसरा फारसी, तीसरा उर्दू, चौथा हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्दू। जो इकबाल पुरस्कार है ये आपके उर्दू के लिए दिया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1986 से 87 में इसकी शुरुआत की गई थी। इकबाल पुरस्कार की जो शुरुआत है 1986 से 87 ईस्वी में आरंभ किया गया था। ठीक है, किसके नाम पे किया गया था ये भी प्रश्न बनता है। तो जो सुप्रसिद्ध उर्दू कवि थे अल्लामा इकबाल, कौन? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के नाम पे इसको शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र 52 गजा मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है सागर, दूसरा विदिशा, तीसरा छिंदवाड़ा, चौथा बड़वानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़वानी। ये जो जैन तीर्थ यात्रा 52 गजा है बड़वानी जिले में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण कार्य हुआ था। जैन तीर्थ यात्रा जो है 15वीं शताब्दी में निर्माण हुआ। इसमें जो है भगवान आदिनाथ, जो जैनों के भगवान हैं, कौन हैं? आदिनाथ। भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची मूर्ति है। 72 फीट कह दो, या फिर ये कह दें कि ये 52 हाथ की मूर्ति है, ये भी कह सकते हैं, या 52 हाथ की मूर्ति होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया आपका? 52 हाथ की होने के कारण 52 गजा नाम पड़ गया। चलिए ये बड़वानी में स्थित है। 52 गजा से 52 से याद रखिएगा बड़वानी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल में लोक रंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 4। तो सही आंसर हो जाएगा 5। भोपाल में जो लोक रंग महोत्सव होता है ये 5 दिनों तक चलता है। ये हर वर्ष होता है। अब हर वर्ष आयोजित होता है भोपाल में। कब आयोजित होता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को क्या रहता है? गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होता है। और कितने दिन तक चलेगा? 5 दिन तक चलता है। और ये आदिवासियों द्वारा, जो आदिवासी लोक कला अकादमी है उसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा। तो आपको याद हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है धार, दूसरा उज्जैन, पहला ऑप्शन है सतना, दूसरा धार, तीसरा रीवा और चौथा उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार। ये कहाँ पे स्थित है? फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। और एक चीज और, किसके नाम पे बना हुआ है ये? तो किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो स्वर्गीय डॉक्टर रघुनाथ कृष्ण फड़के। स्वर्गीय डॉक्टर रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजसोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन हुआ? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा बेतवा, तीसरा नर्मदा और चौथा तवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा के किनारे पे राजसोरस है। क्या ये? राजसोरस जो है डायनासोर की एक प्रजाति है। क्या है? डायनासोर की प्रजाति है। डायनासोर की एक प्रजाति है राजसोरस, जिसके अवशेषों का जो जीवाश्म है नर्मदा नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। ये मध्य प्रदेश में आपके जबलपुर में भी प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरत सक्सेना का जन्म हुआ है? पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा होशंगाबाद, तीसरा सतना, चौथा भिंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतना। जो शरत सक्सेना थे इनका जन्म आपके कहाँ हुआ है? सतना में हुआ है, ठीक है ना। और इनका जन्म किस तारीख हुआ? वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, 17 अगस्त 1950 को हुआ, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये इनका। बस इतना याद कर लीजिएगा कि शरत सक्सेना का जन्म सतना जिले में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? पहला है पुणे, दूसरा नागपुर, तीसरा इंदौर, चौथा रायपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर। भारत की जब आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी कब हुई? 1947 में। तो 1947 से लेके 1956 तक कौन सा आपका था? नागपुर जो है, आपसे ये भी पूछ सकता है मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में भी पूछ सकता है, मध्य प्रांत भी लिखा है, मध्य प्रदेश भी पूछ सकता है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। अब 1956 के बाद क्या हो गई है? 1956 के बाद वर्तमान में अभी अपनी क्या है? अभी अपनी राजधानी भोपाल है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस समय भोपाल जिला भी नहीं था जब क्या था? आपकी राजधानी था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ग्वालियर, तीसरा भोपाल, चौथा रीवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर में जो है सबसे अधिक जो है जनसंख्या, सबसे अधिक आबादी है। और इसमें जो है 2011 की, अभी 21 में तो जनगणना होनी थी, हो नहीं पाई, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। तो लगभग जो है 32,76,697 लोग रहते हैं। 32,76,697 व्यक्ति जो हैं वो 3,898 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। कितने वर्ग किलोमीटर में? 3,898 वर्ग किलोमीटर में इतने ज़्यादा व्यक्ति निवास करते हैं। तो मध्य प्रदेश के सबसे अधिक घनी आबादी वाला जिला है। फिर दूसरी बात इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश का जो इंदौर है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदौर को वाणिज्यिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। वाणिज्यिक राजधानी। जिस प्रकार जबलपुर को कौन से नाम से जाना जाता है? जबलपुर को आपके संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है। जबलपुर संस्कार राजधानी या संस्कार धानी कहते हैं। फिर अब जबलपुर हो गया, जबलपुर के बाद जैसे आपका हो गया मैहर को किस नाम से जाना जाता है? मैहर का उपनाम क्या है? संगीत नगरी। कौन सा नगरी? संगीत नगरी। कटनी को चूना नगरी। चलिए इन सब चीज़ों का अगली क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, जब भी क्लास लेके चलेंगे उससे संबंधित। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? तो बाबू हमने पहले ही बताया था, इसको ऐसे बना के बताया था कि पश्चिम में आपका गुजरात था, यहाँ पे उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में आपका छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, और फिर यहाँ पे आपका बताया था यहाँ पे राजस्थान है। उत्तर पश्चिम में जो है आपका क्या है? राजस्थान है। तो पश्चिम में कौन सा दिख रहा है? गुजरात दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। चलिए ठीक है। अब मध्य प्रदेश के जिले भी पूछ लेता है आपसे कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। चलिए इसको भी बता देता हूँ। ऐसे पूछ लेता है मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला, जिले के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तर में कौन सा है? मुरैना। पूर्व में कौन सा है? सिंगरौली। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? बुरहानपुर। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर। अलीराजपुर क्या बताया था मैंने? सबसे कम साक्षर है मध्य प्रदेश का। और कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति निवास करती है? 89% अनुसूचित जनजाति इसमें निवास करती है। चलिए आज की क्लास यहीं तक। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक किया करिए, इससे थोड़ा सा जो है हौसला मिलता है हम लोगों को। चलिए ठीक है।